मैं शायद पहला पुलिस अधिकारी हूँ जिसने अपना पर्सनल नंबर 7898815399 पब्लिक किया हुआ है। पहले लोग मानते थे कि हम 3rd डिग्री करके या मारपीट करके ही उगलवा सकते हैं, लेकिन ये डेज फॉर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जितने क्रिमिनल्स थे उन्होंने खुद ही अपनी पूरी कहानी बताई। तो बहुत ज़रूरी है कि हम क्रिमिनल से नफरत ना करें, क्राइम से नफरत करें। बहुत ज़रूरी है कि जनता भी केवल पुलिस की कमियां निकालने की जगह पुलिस को कोऑपरेट करे। निश्चित रूप से 15 अगस्त 26 जनवरी क्योंकि नेशनल सिंबल्स हैं, तो इस टाइम हम पूरी चौकसी बरतते हैं। इस देश में जनता के अंदर जितनी ज़्यादा राष्ट्रभक्ति की भावना है वो शायद ही किसी देश में हो। यदि हम केवल अपने एसी कमरे में बैठे रहेंगे और केवल अपने फ़ोन से चीज़ों को संभालने की कोशिश करेंगे तो हम जनता से भी कट जाएंगे और हम अपने पुलिसकर्मियों से भी कट जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अच्छा पुलिसकर्मी वही है जो सड़क पर उतर के, जो इन्वेस्टिगेशन में खुद हाथ में हाथ मिला के कांस्टेबलरी के साथ काम करे। नमस्ते, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी पॉडकास्ट। आई एम योर होस्ट यश काला और आज का दिन कोई मामूली दिन नहीं है। आज का दिन बहुत खास है। क्यों? क्योंकि कुछ दिन में इंडिपेंडेंस डे आने वाला है? नहीं, आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जो कि आपकी लाइफ में इंडिपेंडेंस डे को कुछ अलग बना सकते हैं। वो कैसे, हम जानेंगे कुछ ही देर में। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे बीच मौजूद है एक बहुत ही खास इंसान जो कि सिर्फ यूथ में पॉपुलर नहीं बल्कि हर एज ग्रुप में पॉपुलर है। सिर्फ अपने कामों से नहीं बल्कि अपने अंदाज के जरिए भी। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम IPS डॉक्टर अभिषेक पल्लव। थैंक यू सर, कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा दिन रहा क्योंकि इस 15 अगस्त को मुझे भारत सरकार द्वारा पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री भी मिल रहा है। तो क्या बात है। बिल्कुल। तो सर, ये गैलेंट्री अवार्ड शायद आप कल उसी के फंक्शन में गए थे, ऐसा कुछ? बिल्कुल, कल भी गया था, आज भी गया था। 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो है वो दिया जाएगा। बहुत बहुत बधाई सर। ये तो हमारे लिए प्राउड की बात है कि आप इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले हैं। ये आपके लिए सम्मान नहीं है, हम हमारे लिए भी सम्मान है क्योंकि हम आपके जस्टिफिकेशन में रह चुके हैं। और रही बात अवार्ड की, तो मैंने सुना है सर कि कल का शेड्यूल आपका काफ़ी हेक्टिक था, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, कल क्योंकि यहाँ पर कवर्धा में भी मैं अपना काम कर रहा था। कवर्धा में काम करने के बाद सीधा परेड में गया। परेड में करने के बाद वापस कवर्धा गया। कवर्धा से फिर आज परेड के लिए गया। तो निश्चित रूप से पुलिस का काम जो है 24/7 रहता है जी। हमेशा हम यहाँ भी बैठे हुए हैं तो मेरे फ़ोन में लगातार मैसेजेज आ रहे होंगे। लगातार लॉ एंड ऑर्डर को मॉनिटर करना पड़ता है, लोगों की समस्याओं को सुनना पड़ता है और निश्चित रूप से इसीलिए बहुत ही सेटिस्फाइंग जॉब है। सर, 24/7 का आपने जिक्र किया। हम वाकिफ़ हैं कि आप IPS डॉक्टर अभिषेक पल्लव हैं। दो ऑलरेडी उसमें इमरजेंसी चीज़ें जुड़ी हुई है, एक है IPS, दूसरा है डॉक्टर। तो सर, हम आपकी जर्नी की बात शुरू करें उसके पहले मैं जानना चाहता हूँ, आपका जो शेड्यूल कल का था, आज का था, इतना हेक्टिक था, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी आपने हमारे लिए कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, आपकी जर्नी, अभिषेक पल्लवा जानते थे लोग एक समय पे, अभिषेक पल्लवा डॉक्टर अभिषेक पल्लवा हुए और उसके बाद IPS अभिषेक पल्लव हो गए। तो ये जो दो कैटेगरीज ऐड हुई IPS और डॉक्टर की, मैं इस जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ सर। मैंने 10+2 करने के बाद मैथ और बायोलॉजी दोनों ऑप्शन थे। इंजीनियरिंग में एडमिशन हो रहा था, मेडिकल में भी एडमिशन हो रहा था क्योंकि पब्लिक सर्विस, सोशल सर्विस हमेशा मन में एक ख्याल था। पापा क्योंकि आर्मी में सर्व करते थे, देश भर हम लोग घूमे थे, अलग अलग राज्यों में, कल्चर में। हम छोटी छोटी जगह पे पोस्टिंग हुई हमारी पापा की, जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं मिलते थे। काफ़ी लोग जो है इलाज से मैं मरते हुए देखा। तो मेरी हमेशा ये अंदर से थी कि मैं भी डॉक्टर बनूं और वो दुरुस्त इलाके के जो लोग हैं जिनको कोई जाके ट्रीटमेंट नहीं देता उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करूँ। तो मैंने MBBS किया गोवा मेडिकल कॉलेज से और उसके बाद एम्स न्यू दिल्ली से मैंने MD साइकेट्री किया। जब MD साइकेट्री मैंने कंप्लीट किया तो फिर मैंने पाया कि यदि हम एज ए डॉक्टर ट्रीट करते हैं तो केवल हम 20-25 लोगों को डेली ट्रीट कर पाएंगे। उसमें भी काफ़ी लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे, काफ़ी लोग दवाई नहीं ले पाते, काफ़ी स्टिग्मा होता है, उसके कारण दवाई नहीं देते। काफ़ी जब तक किसी आदमी को ट्रीट करना है तो उसके लिए मेंटली, सोशली, इमोशनली सब ट्रीटमेंट ज़रूरी है और उसके लिए सिविल सर्विसेज सबसे अच्छा ऑप्शन है। जबकि हम ग्राउंड में जाके, ज़िले में जाके, छोटी जगह पे जाके लोगों की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। और फिर मैंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया और मेरा IPS में सिलेक्शन हुआ। जब मेरा IPS में सिलेक्शन हुआ तो मुझे छत्तीसगढ़ का आर्डर मिला। काफ़ी दोस्त जो है डरे हुए थे, छत्तीसगढ़ में नक्सली हैं, वहाँ पे खतरा है। लेकिन मेरा हमेशा मानना है कि यदि हम ऐसी जगह पे जाके काम करें जहाँ पे चैलेंजेज हैं तो आदमी मेंटली भी मैच्योर होता है और आप जनता के लिए कुछ अलग कर सकते हैं।
मैंने दंतेवाड़ा में करीब 6 वर्षों तक वहाँ पर मेरी सेवाएं दी। राइट। मैं और मेरी पत्नी भी डॉक्टर हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। वहाँ पे हम लोगों ने दूरस्थ क्षेत्रों में जाके अति संवेदनशील नक्सली क्षेत्र में 250 से ज़्यादा मेडिकल कैंप लगाए। ऐसा एक भी गांव नहीं था दंतेवाड़ा में जहाँ पे हम लोग नहीं गए, मेडिकल कैंप नहीं लगाए। काफ़ी लोगों को लोग मुझे दवाई वाले पुलिस अधिकारी भी बोला करते थे। हम लोग अपना डब्बा लेके जाया करते थे, लोगों में दवाइयाँ बांटा करते थे। इससे जो पुलिस और जो ग्रामीण में जो एक मिसट्रस्ट था वो कम हुआ। लोग पुलिस को अपना पार्ट समझने लगे, अपनी कठिनाइयाँ बताने लगे, जो प्रशासनिक कमियां हैं वो बताने लगे, जिसको कि प्रशासन को बताते थे और उसको हम सुधार करवाते थे। तो निश्चित रूप से अधिकारी जनता के साथ मिलकर काम करें। हम कम्युनिटी पुलिसिंग की बात करते हैं। सबसे अच्छी पुलिसिंग है कि हम लोगों की समस्याओं को सुन पाएँ। जी। मैं शायद पहला पुलिस अधिकारी हूँ जिसने अपना पर्सनल नंबर 7898815399 पब्लिक किया हुआ है। ओके। डेली कम से कम 500 से ज़्यादा कॉल्स उसमें आते हैं और करीब 2000 से ज़्यादा व्हाट्सएप आते हैं। मैं सारे व्हाट्सएप को देखता हूँ और कुछ चीज़ें जो लोग फ़ोन करते हैं, काफ़ी दूसरे राज्यों से फ़ोन करते हैं। फिर हमारे साथ ये साइबर फ्रॉड हुआ है, हमारे साथ ये ज़मीन का विवाद हुआ है। दूसरे राज्य होने से हमारे जुडिक्शन में नहीं आता, लेकिन तब भी उसका क्या कानूनी हल हो सकता है, क्या न्याय उचित तरीका हो सकता है, कैसे हेल्पलाइन में जाया जा सकता है, उनको बताया जाता है। तो उससे उनका थोड़ा सा जो टेंशन है और जो परेशानी है वो थोड़ी कम होती है। और काफ़ी लोग आईपीएस अधिकारी से बात कर लेते हैं, इसी से काफ़ी सुकून मिलता है उनको और उनको एक रास्ता मिलता है कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। सर, आपने जो ये जर्नी इतनी ब्रीफ में हमें बताई है, आई एम श्योर इस जर्नी में बहुत सारे हर्डल्स होंगे, बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। और आपने जो मेन जिक्र किया सर मेडिकल कैंप्स का, तो ये जो आप जो डॉक्टर बने उसके बाद आपने आईपीएस किया। सर, पहली चीज़ फ्रंटलाइन वर्कर्स हम सब जानते हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स हम जानते हैं कि 24/7 काम कर रहे हैं, इमरजेंसीज में काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्मी है, पुलिस ऑफिसर्स हैं। एक इंसान जब ऑलरेडी फ्रंटलाइन काम कर रहा है एज अ डॉक्टर, फिर उसके बाद उसके मन में ये ख्याल आना कि मैं इससे एक और स्टेप आगे बढ़ के सिविल सर्वेंट बनूं। तो सर, हमारे जैसे जो लोग हैं, अगर हम डॉक्टर ही कर लेते तो हमारे लिए उतना ही बहुत बड़ा काम। आपने एक और स्टेप आगे कैसे सोचा? निश्चित रूप से नए चैलेंजेस रहते हैं। मैं 2010 में मेरी शादी हो गई थी। 2012 में मैंने तैयारी स्टार्ट की। फैमिली को भी बताना, क्योंकि एक बहुत डिफ़िकल्ट तैयारी है यूपीएससी की। 12-13 लाख लोग देते हैं, उसमें 1000 से कम जो है वैकेंसीज रहती हैं। लेकिन मेरा हमेशा मानना है कि यदि आदमी दिल से तैयारी करे, पूरे दमखम के साथ करे, एक डेडिकेशन के साथ करे, तो सिलेक्शन ज़रूर होता है। मैं जो यूथ हैं उनसे भी अपील करूँगा कि लाइफ में अपने गोल्स बनाएं, अपना विजन रखें। पहले कोई भी तैयारी करने के पहले उसके बारे में सोचें और एक बार आपने मन बना लिया तो अच्छी तरह मेहनत करके उसकी तैयारी करें। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि वो आते हैं, हमेशा डाउट में रहते हैं, तैयारी करना है, नहीं करना है, लाइफ में आगे क्या करना है। यदि हमारा इनकम्प्लीट विजन रहेगा तो सफलता में हमेशा मुश्किल आएगी। सर, आपका जो ये पॉजिटिव अप्रोच है, शायद उसके वजह से ही पूरे देश के जो युवा है वो इंस्पायर हो रहे हैं। आपका जो ये अंदाज़ है जिसने पूरे देश में एक अलग महफिल जमा रखी है कि हमारे एक आईपीएस ऑफिसर है जो किसी भी इंसान से या किसी भी इंसान में भेदभाव नहीं करते, चाहे वो एक नॉर्मल पर्सन हो, चाहे वो एक क्रिमिनल हो जिसने एक क्राइम किया है, आप उनसे उसी तरह बात करते हैं जैसे वो खास इंसान है। ये आपका अंदाज़ है। ये अंदाज़ सर क्या डॉक्टरी की वजह से आया या फिर? डॉक्टरी भी एक उसमें एक इम्पॉर्टेंट एडेंडम है, क्योंकि मेडिकल के कारण जो है एक सॉफ्ट टच आता है कि मरीजों से कैसे बात करना है, उनकी समस्याओं को कैसे समझना है। यदि हम एक अपने किसी भी मरीज को यदि हम कंफर्टेबल करेंगे तभी वो अपनी बात कह पाएगा, अपने सिम्टम्स कह पाएगा। करेक्ट। वैसे ही कैदियों के साथ है जिन्होंने कोई क्राइम किया है, यदि हम उनको कंफर्टेबल करेंगे, एक जीवंत उसके साथ हम कन्वर्सेशन सेट करेंगे तो वो अपनी बात कह पाएगा। काफ़ी कम जो है क्राइम के बारे में इंसाइट्स थे लोगों को। जब हमने 150 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस दुर्ग में हमने किया, पहली बार किसी भी जगह पे लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। काफ़ी लोग डरते हैं कि यदि हम क्रिमिनल को लाइव मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कहीं वो मुकर ना जाए, कहीं वो कुछ ऐसी चीज़ ना बोल दे कि पुलिस के लिए जो है वो काफ़ी नेगेटिव हो जाए। लेकिन मेरा हमेशा मानना है यदि हम ट्रांसपेरेंसी से काम करेंगे, यदि हमने कुछ गलत नहीं किया है तो हमें छिपाने की आवश्यकता नहीं है। क्रिमिनल को भी मीडिया के सामने अपनी बात रख सकता है जी। पहले लोग मानते थे कि हम 3rd डिग्री करके या मारपीट करके ही उगलवा सकते हैं, लेकिन ये 150 प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जितने क्रिमिनल्स थे उन्होंने खुद ही अपनी पूरी कहानी बताई और कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल काउंसलिंग और फैमिली काउंसलिंग करने से उनका दिल भी हल्का होता है
और पहले मैं देखता था कि एक आदमी एक बार क्राइम किया, फिर 3 बार, फिर दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, जब तक उनको हम रिफॉर्म नहीं करेंगे तो वो अगली बार वो उससे बड़ा क्राइम करेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जो है क्रिमिनल से नफरत ना करें, क्राइम से नफरत करें। दुर्ग में एक कहानी हुई कि एक 10वीं के बोर्ड के रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे। 2 बच्चों की, एक की 3री और 7वीं रैंक आई थी। जब जिसकी 7वीं रैंक आई थी, जब मैं उसके घर गया तो मुझे मालूम चला कि इस लड़की के जो फादर थे वो और उनके भाई दोनों मर्डर के चार्ज में जेल में निरुद्ध हैं। भाई ने जो है चाकू मार दिया था, उसमें फादर बीच में आए तो उनका भी नाम अपराध में जुड़ा। तो उनके 6 बहनों के बाद एक बेटा हुआ था और बेटे के कारण जो है परिवार का नाम खराब हुआ, जेल में गए, और बेटी के कारण जो है नाम रोशन हुआ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता कि कोई क्रिमिनल है तो उसका पूरा परिवार दूषित है। उसी परिवार में एक क्रिमिनल हो सकता है, एक भाई और एक बहन जो है वो राज्य का नाम रोशन कर रही है, परिवार का नाम रोशन कर रही है। तो हम समाज को चाहिए कि हम क्रिमिनल्स को रिफॉर्म होने का मौका दें। काफ़ी लोग जब अपराध से जेल से छूटते हैं तो हम उनको रोज़गार नहीं देते कि अरे ये तो जेल जा चुका है, हमारे यहाँ गड़बड़ कर देगा। उसके परिवार को हम वहाँ से हटा देते हैं, हम उनको इतना आइसोलेट कर देते हैं कि वो इससे भी बड़े क्राइम में जो है वो फिर इंडल्ज होने लगता है और वो फिर समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम क्रिमिनल्स को पर्सनल और फैमिली काउंसलिंग करें और उनको अपराध की दुनिया से बाहर निकालें। सर, आपने काउंसलिंग की बात की तो हमने अधिकतर ये देखा है कि आपकी जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है तो आप किसी भी शख्स से जब बात कर रहे हैं तो आप हमेशा उससे पूछते हैं कि तुमने ये क्यों किया, बिल्कुल, तुम्हारे तुम्हारे पास ये हथियार क्यों है, तुमने चाकू रखा है तो ये चाकू पे ये क्यों लिखा है। आप हर चीज़ का सवाल पूछते हैं। और हमने देखा है कि ऐसे जब हम सर नॉर्मल सड़कों पे भी घूमते होते हैं और हमने कुछ गलत नहीं भी किया है और हमारे बगल से जब पुलिस की गाड़ी गुजरती है या कोई पुलिस वाला गुजरता है तो हमारे मन में भय आ जाता है। बिना कुछ किए भी हमारे मन में भय रहता है क्योंकि वो आइडेंटिटी बनाई गई है। लेकिन क्या आपको लगता है सर आपका जो ये अंदाज़ है उसके वजह से अब जो क्राइम रेट्स है उसमें तो कमी हमने देखी है, लेकिन उसके अलावा जो ये करने वाले क्राइम है वो लोग आपसे खुलकर अपनी बातें जो वो क्यों कर रहे हैं उसके वजह से उन्होंने क्राइम करना छोड़ दिया, ऐसा आपको कभी देखने का मौका मिला है? बिल्कुल, क्योंकि जब हम सोशल मीडिया में उस चीज़ को दिखाते हैं कि किस तरह से क्रिमिनल ने क्राइम किया, क्यों किया, आगे वो क्या कर सकता है, तो कहीं ना कहीं समाज को भी मालूम चलता है कि क्राइम क्यों और कैसे हो रहा है। तो बाकी लोग भी सावधानी बरत सकते हैं। जैसे मैं चोर से पूछता हूँ आपने चोरी कैसे की, उसी घर को आपने क्यों चूज किया, यदि ये चोरी उस घर में चोरी रुक सकती थी तो क्या करना चाहिए। क्योंकि जो क्रिमिनल है वो क्राइम के बारे में काफ़ी विस्तृत चीज़ों से बता सकता है, क्योंकि इंसाइट्स मिल सकती है। तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा मिला। काफ़ी लोग मुझे डेली व्हाट्सएप करते हैं कि सर हमने आपका साइबर फ्रॉड का वीडियो देखा था, तो मेरे साथ भी ऐसे ही ठगी होने वाली थी, लेकिन हमें समझ में आ गया, हमने उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। डेली 4 से 5 लोग मुझे फ़ोन करते हैं। काफ़ी लोग मुझे फ़ोन करते हैं, सर हमारे साथ भी ठगी होने वाली थी, एक्सटॉर्शन होने वाला था, लेकिन आपका वीडियो देख के हम बच पाए। तो जो अवेयरनेस है वो धीरे धीरे करके फैलता है, बिहेवियर चेंज धीरे धीरे होता है। हमें पेशेंस रखना चाहिए और लगातार अवेयरनेस की ओर बढ़ना चाहिए। उसका निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा मिलता है। और रोड सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी इन वीडियोस के चलने के बाद एक नेशनल पैराडाइम में भी आया है। राइट। और साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू बना है। करेक्ट। अभी आप देख सकते हैं डेटा सिक्योरिटी बिल भी आया था पार्लियामेंट में जी। तो निश्चित रूप से यदि हम क्राइम को सामने लाएंगे, जनता उस क्राइम के बारे में जानेगी, तभी उसका निराकरण हो पाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि पुलिस में भी हम पुलिस की छवि सुधारें। कहीं ना कहीं जो जनता है वो ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ मिलती है, जब वो थाने जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें डर सा लगा रहता है। इसीलिए हम लोगों ने हर थाने में QR कोड बेस्ड लगाया कि लोग अपनी फीडबैक दे सकते हैं। ओके। जिससे कि हम जो थाने में किस आरक्षक का या किस पुलिस पर्सनल का बिहेवियर कैसा था, तो कहीं ना कहीं करेक्टिव मेजर्स लिया जा सकता है। क्योंकि मेरा पर्सनल नंबर जो है वो पब्लिक है, तो लोग मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप डाल के बताते हैं कि उनका जो थाने गए तो उनका व्यवहार कैसा था, वो कैसा फील हुआ। लगातार जब हम रोड पे चलते हैं, फ्लैग मार्च करते हैं, तो हज़ारों की संख्या में यूथ जो है हमारे से मिलते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जनता और पुलिस के बीच में जो गैप है वो कम हुआ। लोगों को ये समझ में आया धीरे धीरे करके कि पुलिस जो है वो उन्हीं में, जनता में से ही भर्ती होकर पुलिस में आए, हम कोई अलग नहीं है। और पुलिस जो है वो काफ़ी लंबे समय तक 24/7 काम करते हैं। हमारे भी जो पुलिस पर्सनल्स हैं वो बहुत स्ट्रेस रहते हैं। करेक्ट। आप देखेंगे आत्महत्या के जो रेट्स हैं पुलिस के अंदर किसी भी संस्था में सबसे ज़्यादा हैं। और पुलिस में आप देखेंगे कि जितने लाइफस्टाइल इलनेसेस हैं,
डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, वो पुलिस में बहुत ज़्यादा है। जी। क्योंकि हमारे इरेटिक वर्क टाइम्स हैं, कहीं भी हम फ्राइड फूड खाते हैं, कहीं कुछ खाते हैं, हम घर का खाना बहुत टाइम नहीं खा पाते। जो हमारा लोअर पर्सनल है वो पूरे टाइम रोड पे रहता है या कहीं जुलूस में रहता है, थाने में रहता है, वो घर जाके लंच भी नहीं कर पाता कभी कभी। तो निश्चित रूप से बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है। और जनता जो है, पुलिस, यदि हम जनता और पुलिस के बीच में इंटरेक्शन बढ़ाएंगे जी। तो जनता पुलिस की कठिनाइयों को भी समझ पाएगी। करेक्ट सर, आपने जो सबसे खास चीज़ मेंशन करी वो QR कोड के बारे में, कि ऐसा पहली बार हुआ होगा कि एक आम जनता पुलिस ऑफिसर्स के लिए फीडबैक डाल रही है बिल्कुल। कि उनका व्यवहार है, तो एक तरह से आप उनमें भी सुधार ला रहे हैं और खुद में भी सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, कोई भी संस्था जो है वो 100% सही नहीं होती। जी। सुधार का हमेशा स्कोप रहता है। राइट। यदि जनता कुछ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करेगी तो हम उससे अपना सुधार ला सकते हैं। और 21st सेंचुरी पुलिसिंग में जनता की मदद से ही पुलिसिंग की जा सकती है। हम लोगों ने अपने पर्सनल नंबर पे मंगवाया कि कोई भी ट्रैफिक वायलेशन कर रहा है तो आप वीडियो बना के भेज सकते हैं। कोई भी Okay. यदि अपराध कर रहा है तो उसका वीडियो बना के भेज सकते हैं। जी। कोई भी लड़का यदि छेड़छाड़ कर रहा है दूर से तो आप वीडियो बना के भेज सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो अपराध करने वाले लोग हैं उनके अंदर भी भय आया हाँ। कि वो 24/7 मॉनिटर किए जा रहे हैं। पुलिस पर्सनल्स की इतनी संख्या नहीं है कि हम एक एक आदमी पर ध्यान दे सकें, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जनता भी केवल पुलिस की कमियां निकालने की जगह पुलिस को कोऑपरेट करे। Correct. कोई कहीं पे कुछ क्राइम होता हुआ देख रहा है तो उसको उसका फ़ोटो वीडियो बना के, आज के सभी पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस के ट्विटर हैं, इंस्टाग्राम हैं, सभी के अकाउंट्स हैं, उसमें उसको फ्लैग किया जा सकता है, जिससे कि इन अपराधियों के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। कहीं ना कहीं जनता में जो है पुलिस के लिए प्यार होना चाहिए और जो अपराधी हैं उनमें पुलिस के लिए भय होना चाहिए। इस तरह का सिस्टम जो है बनना चाहिए। सर, पुलिस के लिए प्यार और भय, ये जो आपने बात कही है, मैं बस उसी बात पे आने वाला था कि ये हो चुका है। हमने दुर्ग में ये चीज़ देखी है। अब आप सर कवर्धा डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं, वहाँ के भी आई एम श्योर अब जो वहाँ के यूथ है उन्हें पता चल गया होगा, क्योंकि उन्होंने पहले वीडियोस देखे हुए होंगे आपके कि हमारे बीच अब हमारे SP सर आ चुके हैं। तो शायद हो सकता है अगर हम कुछ भी गलत काम करें तो ये लोग हमें जानना शुरू कर देंगे, देश के भी, कि ये अपराध हमने कर दिया। और ह्यूमिलिटी जो एक चीज़ होती है सर, ह्यूमिलेशन, वो मेरे ख्याल से इंसान को सबसे बड़ा बुखार है। एक बार जो चढ़ गया वो उतरता नहीं है। निश्चित रूप से लोग जो है गलत चीज़ को सोशल मीडिया में डाल रहे थे। कोई आदमी टेढ़ा मेढ़ा गाड़ी चला रहा है, उसका रील बना के डाल रहा है सोशल मीडिया पे। कोई रात में तलवार से केक काट रहा है, उसका वीडियो डाल रहा है। आज का यूथ क्या है, वो सोशल मीडिया से ही इम्प्रेस होता है। करेक्ट। इसीलिए हमने ऐसे लोगों का वीडियो जब जनता ने भेजा तो उन पर कार्रवाई भी की और सोशल मीडिया पे उनका डाला भी। तो इससे कहीं ना कहीं जो वो स्टंटबाजी कर रहे थे वो गुमार उतरा और उन्हें मालूम चला कि उससे उनकी पब्लिसिटी नहीं, एक निगेटिव इमेज उनकी बननी शुरू हुई। तो कहीं ना कहीं जो समाज में जो गलत चीज़ें हैं उसको हमें जो है नीचा दिखाने की कोशिश करना चाहिए। काफ़ी लोग जो है वो स्मोकिंग कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और उसका रील्स बना के डाल रहे हैं। हम कुछ अच्छा काम करें तो उसको हम डालें। बाकी काफ़ी लोग धुआं उड़ाते हुए रील्स बना रहे हैं, शराब पीते हुए रील्स बना रहे हैं। यदि कोई लीगल चीज़ में यदि कोई इस्तेमाल करना भी चाहता है तो पर्सनल यूज़ कर सकता है, लेकिन ऐसी चीज़ों का वीडियो ना बनाए सोशल मीडिया पे जो लोगों पे उसका नकारात्मक उसका जो है असर पड़े। तो निश्चित रूप से जो भी इलीगल चीज़ें सोशल मीडिया पे डाली जा रही थी उसको भी हमने मॉनिटर किया और उस पर भी जो है लगातार कार्रवाई की। सर, कानून की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बात आती है लॉ एंड ऑर्डर की। आज हम आज़ादी के दिवस के बहुत करीब है। 76th इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। आज़ादी की सोच सबके लिए अलग होती है। किसी के लिए सोशल मीडिया पे पब्लिकली इतना प्रेजेंट होना, है ना, फेमस होना एक 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 चीज़ होती है कि हाँ अब हम आज़ाद हो चुके हैं, या अपनी थॉट्स मीडिया पे पुट करना, वो आज़ादी कहलाती है। तो सर, आज़ादी के अलग अलग तौर तरीके हैं, लेकिन हमने ये देखा है जहाँ पर हमारे लिए इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती ये गवर्नमेंट हॉलीडेज़ कहलाते हैं। आप लोग के लिए उसी दिन शायद काम 50 गुना या 100 गुना बढ़ जाते। तो किस तरह आप लोग लॉ एंड ऑर्डर को सर इन दिनों पे कैसे कारगर करते हैं? निश्चित रूप से 15 अगस्त, 26 जनवरी क्योंकि नेशनल सिम्बॉल्स हैं तो इस टाइम हम पूरी चौकसी बरतते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी सारे आतंकी हमले इसी बीच होते हैं जी। काफ़ी लोग जो बाहरी ताकतें हैं जो देश को कमज़ोर करना चाहती हैं, जो हमारे राष्ट्रीय पर्व में की जो खुशी है उसको कम करना चाहते हैं, वो इस तरह के गलत काम करने की फिराक में रहते हैं। लेकिन पुलिस की 24/7 चौकसी के कारण हम जो है इन त्योहारों को सफलतापूर्वक करवा पाते हैं। काफ़ी चीज़ें मीडिया में नहीं आती,
हम काफ़ी लोगों को पकड़ते हैं, धरपकड़ करते हैं, जी। काफ़ी एक्सप्लोजिव्स, काफ़ी आईडीज़, काफ़ी वेपन्स रिकवर होते हैं। पुलिस की मेहनत का ही नतीजा है कि हम रात में सिविलियंस जो है वो खैर की नींद सो पाते हैं। बिल्कुल सर। जब एक सामान्य नागरिक छुट्टी मना रहा होता है तो पुलिस उस टाइम जो है और एक्टिव मोड में रहती है। हम परिवार के साथ कोई फेस्टिवल नहीं मना पाते। करेक्ट। फेस्टिवल जब मना भी पाते हैं तो हम मेंटली हमेशा सोच में रहते हैं कि आज ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। तो निश्चित रूप से सभी लोगों ने चॉइस से अपनी जॉब ली है, लेकिन राष्ट्र सेवा करने का इतना मौका है तो ये भी बहुत ही कम लोगों को मिल पाता है। यदि हमें देखें कि हमें राष्ट्र ने क्या दिया है, ये आज़ादी हमें इतने आसानी से नहीं मिली है, इसके लिए सैकड़ों हज़ारों लोगों ने अपनी जान दी है। तो यदि हम उनकी कुर्बानी के सामने देखेंगे तो हमारी कुर्बानी बहुत छोटी है। बिल्कुल। और इस देश में जनता के अंदर जितनी ज़्यादा राष्ट्रभक्ति की भावना है वो शायद ही किसी देश में हो। यहाँ पे आप देखिए आर्मी, पुलिस, उसके लिए इतना रेस्पेक्ट है। जब शहीद की बॉडी आती है तो हज़ारों लाखों लोगों का अमला उसके पीछे चलने लगता है, भावुक लोग हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं वो आज़ादी के लिए दी गई हो या उसके बाद भी जिन्होंने कुर्बानी दी है, बॉर्डर पे कुर्बानियाँ दी हैं या आंतरिक सुरक्षा में दी है, उन सबको ही मैं नमन करता हूँ। और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि देश की जनता हमेशा अपने सैन्य फोर्सेस के लिए, वो आर्म्ड हो, वो पैरामिलिट्री हो या वो पुलिस हो, जनता के अंदर एक अलग ही सम्मान है। केवल कुछ दागी लोग हैं जिनके कारण संस्था का नाम खराब होता है और इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम लगातार जनता से फीडबैक लें और ऐसे लोग, पुलिसकर्मी या कुछ भी जो जनता के साथ गलत व्यवहार करता है उनके ऊपर भी सही कार्रवाई की जाए। सर, आपने जो मेंशन किया कि आप लोग ज़्यादा चौकन्ने हो जाते हैं, ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं, ज़्यादा चीज़ों में आपको जितने भी आपके हॉलीडेज़ होते हैं वो अपनी फैमिली के साथ नहीं मनाते क्योंकि ताकि हम चैन की नींद सो पाए। ये जो इमरजेंसी का वो है 24/7 काम करने का जो तरीका है, सर इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोगों को पता चल रहा है कुछ इमीडिएटली कुछ चीज़ आ रही है, कुछ इमरजेंसी कॉल्स है, तब उस वक्त में सर आप किस तरह से सिक्योरिटी मेजर्स लेते हैं, किस तरह से आप लॉ इन्फोर्स करते हैं अपने लोगों के साथ, अपनी फोर्स के साथ? हमारी फुल फ्लैश जो है वो एक स्कीम बनी रहती है जी। कि यदि ऐसा हुआ तो उसके लिए ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है, अच्छा। यदि बी हुआ तो इसके लिए ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है, सी हुआ तो इसके लिए ये प्रोटोकॉल है, कहीं अचानक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए तो हमें क्या करना है, राइट। कहीं आगजनी हो जाए तो क्या करना है, कहीं पे यदि बड़ी डकैती हो जाए तो क्या करना है। हमारे जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट सीलिंग, बॉर्डर सीलिंग, स्टेट बॉर्डर सीलिंग, सबके पूरे पैराडाइम बने हुए हैं। हम लोग जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेशन, इंटर स्टेट कोऑपरेशन रहता है, सभी अधिकारियों को हम आपस में हम लोग जुड़े हुए रहते हैं और जिससे कि कोई भी क्रिमिनल जो है इंटर स्टेट बाउंड्री या इंटर स्टेट बाउंड्री का फ़ायदा उठाकर भाग ना पाए। SOPs हमने बना रखे हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स, और सभी पुलिस वालों की बार बार ट्रेनिंग कराई जाती है कि जब भी कोई अर्जेंट चीज़ हो तो उसके लिए कंटीजेंसी मेजर्स जो हैं वो क्लियर रहें, हम तुरंत जो है अर्ली रेस्पॉन्स कर पाएँ जिससे कि जानें बचाई जा सकें। काफ़ी बार जब मान लीजिए ब्लास्ट होता है, काफ़ी लोग घायल रहते हैं, तुरंत एम्बुलेंस को पहुंचाना, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना, एरिया को सील करना, लोगों को धरपकड़ करना, गाड़ियों की चेकिंग करना, जी, ये सभी के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है और इसीलिए काफ़ी लगातार ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। पुलिस फोर्स में अलग अलग उम्र के लोग रहते हैं, कुछ लोग ज़्यादा उम्र के होते हैं, कुछ यंग लोग रहते हैं, सभी के लिए स्पेशलाइज जॉब रखा जाता है कि यदि बहुत लंबा चलने का जॉब हो तो उसके लिए हम यंग आदमी को रखते हैं। करेक्ट। यदि सबकी फ़िटनेस का ध्यान रखा जाता है, सभी के जो है मेडिकल स्टेटस का ध्यान रखा जाता है, जिससे कि कोई यदि डायबिटिक हो, कोई यदि आर्थराइटिक हो तो उसको किस तरह के काम में लगाना है, जिससे कि हर आदमी की एक पर्सनल प्रोफाइलिंग की जाती है। ओके। जिससे कि नो योर मैन, हर व्यक्ति की क्या तकलीफ़ें हैं उसके बारे में जाना जाता है। और बड़ी खुशी की बात है कि मैं 10 साल पुलिसिंग में हो गए हैं। जी। मैं जहाँ भी रहा, मेरे रहते हुए 0 आत्महत्या रेट रही है पुलिसकर्मियों की। उसका कारण यही है कि हम लगातार पुलिसकर्मियों के साथ संवाद बना के रखते हैं। DG सर से लेके एक कांस्टेबल का भी फ़ोन आता है तो मैं उठाता हूँ और बातचीत करता हूँ। यदि हम सभी अपने पुलिसकर्मियों के साथ स्वभाव करेंगे, उनकी बेसिक समस्याओं को हम सॉल्व करेंगे तो उससे काफ़ी मोटिवेट होती है फोर्स। मैंने यहाँ दुर्ग में आने के बाद पहली बार साप्ताहिक अवकाश शुरू किया। अच्छा। हर पुलिसकर्मी को सप्ताह में एक दिन जो है अवकाश दिया जाएगा और फिक्स डे दिया जाएगा। जिसका मंडे है साल भर मंडे रहेगा, जिसका ट्यूसडे है साल भर ट्यूसडे रहेगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि घर वालों को पता रहता है कि कब इनको छुट्टी मिलेगी, तो छोटे मोटे काम जो है वो कर सकते हैं।
तो निश्चित रूप से यदि हम सभी पुलिसकर्मियों को उनके चॉइस के थाना में पोस्टिंग दी गई, सभी लोगों को जितना हो सका अवकाश आवास दिलाने की कोशिश की गई। जी जी। बच्चों को कहीं एडमिशन कराना है उनके, तो उसके लिए छुट्टी देना, बातचीत करना। तो निश्चित रूप से यदि अपने हम अधीनस्थ पुलिसकर्मियों के बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उनका भी अधिकारियों के प्रति जो है सम्मान बढ़ेगा। वो जो अपनापन सर जिसकी आप बिल्कुल। बात कर रहे हैं, आप ऑफिसर से बात करते हैं, उनके दुख दर्द समझते हैं। आपका एक रीसेंट वीडियो भी आया था सर, इसमें मैंने सुना था कि आपने कहा था कि सबसे पहला जो आप काम करते हैं ऑफिस जाके 9:30 के बाद, वो ये देखते हैं कि आपके ऑफिशियल वर्क्स में क्या क्या है, किसने लीव्स लगाई है ना, किसकी क्या ज़रूरत है इस वक्त में, किसको लीव देनी चाहिए। तो सर इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो स्ट्रैटेजी बनाने का जब वक्त आता है, सपोज कोई इमरजेंसी आई और आपको स्पेशली स्ट्रैटेजी बनानी है, तो जो प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं वो करते हैं आप, लेकिन व्हाट डज IPS डॉक्टर अभिषेक पल्लव डज, लाइक हम ये जानना चाहते हैं कि आप कुछ अलग उसमें क्या करते हैं जिससे आप वो जोश डाल सके अपनी टीम के अंदर। मेरी कोशिश ये रही है कि कोई भी आदमी लीव के लिए यदि अप्लाई करे तो उसको लीव दिया जाए, क्योंकि काफ़ी अब हमारे पुलिसकर्मी परिवार के साथ नहीं रहते हैं, त्योहारों में नहीं रहते हैं। जब घर में कुछ इमरजेंसी है उस टाइम भी यदि उसको छुट्टी ना दी जाए जी। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है गुस्से का गुमार बैठ खड़ा हो जाता है। ज़्यादातर आत्महत्याएं जो देखी गई हैं वो समय पर छुट्टी ना मिलने के कारण है। तो मैं मॉर्निंग में मेरी कोशिश ये रहती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात आके मेरे सामने स्वयं रखे। जब वो अपनी बात स्वयं रखता है तो सारे फैक्टर्स हमें समझ में आते हैं करेक्ट। कि वो क्यों छुट्टी चाहता है, क्या कारण है, और कोई भी उसकी तकलीफ़ है, वो फैमिली की हो, प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, उसको वो अपनी बात रखता है जिससे उसको सॉल्व किया जा सके। तो निश्चित रूप से यदि हम अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को समय देंगे, उनकी तकलीफ़ों को सुनेंगे, तो वो एक मोटिवेटेड फोर्स होगी और वो हमारे लिए जान भी फिर देने को तैयार रहती है। क्योंकि यदि एक मोटिवेटेड फोर्स रहेगा तो भी वो यूनिफन में काम करेगा। राइट। क्योंकि पुलिस क्या है, एक लीडरशिप जॉब है जहाँ पे काफ़ी बार हमें जनता के ऊपर भी झूमा झटकी होती है, कभी लाठीचार्ज तक करना पड़ जाता है। बहुत ज़रूरी है कि कितना यूज ऑफ फोर्स किया जाए, वो सबके द्वारा सभी एक पेज पे हों। ऐसा ना हो किसी ने ज़्यादा यूज ऑफ फोर्स कर दिया, हाँ। किसी ने कम कर दिया। तो लगातार ट्रेनिंग यदि हम लोगों को दें, उनको प्रोफेशनल स्किल्स से एनरिच करें, उनको हम अप्रिशिएट करें, उनको हम छोटे छोटे इनाम दें, तो निश्चित रूप से पुलिस जो है वो एक मोटिवेटेड फोर्स की तरह काम कर सकती है। सर आपने बहुत एक अच्छी चीज़ का जिक्र किया कि आप उनके दुख दर्द को समझते हुए और उनमें वो जो जोश आप बढ़ाते हैं। तो मुझे उससे एक चीज़ समझ में आई कि सपोज सर मैं एक ऐसी एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर मैं फोर्स में हूँ और मेरे पास पावर है सर, आप लोग के पास, आप लोग को दिया गया लाठी चार्ज करने के लिए आपके पास लाठी है, आपके पास गन्स है, तो सर कभी ऐसा लगता है कि ये जो पावर है ना, जनता है, आप लोग जनता के लिए हैं और जनता चाहती है कि आप लोग उनकी रिस्पेक्ट करो, हम आपकी रिस्पेक्ट करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है सर कि हम जनता बेवकूफ़ होती है किसी पॉइंट पे, ऐसा लगता है कि हमें नहीं, हम सब कुछ हैं और आप लोग कर रहे हैं अपना काम कर रहे हैं क्योंकि पुलिस वाले। कभी ऐसा होता है सर कि आप लोग का एकदम से आपा खो गया हो और गुस्सा है और आपको लगा हो कि नहीं यार आज तो मैं लाठी बरसा के रहूँगा या ऐसे कुछ करके लाठी बरसाने की तो नौबत कभी नहीं आई, क्योंकि जनता के सामने सीधा संवाद करते हैं तो जो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिसको बातचीत के द्वारा सॉल्व ना किया जा सके। लेकिन निश्चित रूप से कुछ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें पुलिस वाले जो हैं आपा खो बैठ के किसी एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स कर देते हैं। ओके। काफ़ी बार जनता का भी देखा गया है कि वो भी गुस्से में आपा खो के पुलिस पे भी हमला कर देते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे क्राइसिस मैनेजर्स रखें। राइट। बहुत ज़रूरी है कि पुलिस पर्सनल्स को हार्ड स्किल के साथ सॉफ्ट स्किल की भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। नेगोशिएशन स्किल, इंट्रोगेशन स्किल, क्राइसिस इंटरवेंशन, जी, अपना एंगर कंट्रोल। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि पुलिस वाले परेशान रहते हैं, घर में कोई समस्या है और उसका गुस्सा जो है छोटी गलती की जो जनता के ऊपर हमने उतार दिया। तो ये दोनों तरफ से हो सकता है। हर आदमी एक इमोशनल एनिमल ही है, हम अपने इमोशंस को हमेशा कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी ड्यूटी में जब पुलिसकर्मी को लगाएं तो एक बार उनसे बात करें और फिर लगाएं। कोई यदि परेशान है, ड्यूटी करने के लायक नहीं है, तो उसको ड्यूटी से बाहर रखा जाए। अब वरना यदि वो कुछ गलती कर बैठेगा तो उससे पुलिस की छवि भी खराब होती है। करेक्ट, पूरे डिपार्टमेंट पे फिर सवाल उठाए जाते हैं। और आज के सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से वायरल होती हैं। हर आदमी आज के पास मोबाइल है, मोबाइल ही आजकल वीडियो बनाता है जी। मोबाइल जो है चलता फिरता हर आदमी एक कैमरामैन है। तो कौन आदमी इसको किस तरह से प्रचलित कर दे, और काफ़ी उसको वेस्टेड तरीके से भी प्रोजेक्ट किया जाता है काफ़ी बार। तो बहुत ज़रूरी है कि हम
सभी पुलिसकर्मियों को सॉफ्ट स्किल के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स जो है उसकी ट्रेनिंग दें। सर, आपने जब स्किल्स की बात करी और आपने बात करी कि हर इंसान के पास मोबाइल है, हर इंसान के पास मीडिया है, सोशल प्रेजेंस है, तो इससे ये बात पता चलती है कि जितना पावर, जैसे आप एक बहुत ही सोशल आइकन है, लोगों के मन में एक सोच है कि यस अभिषेक सर हैं, तो अभिषेक सर ने अगर कोई केस सॉल्व किया है तो वो लोगों के सामने है। सर, वैसे ही जनता भी सोचती है कि शायद अगर उन्हें ऐसा मौका मिले और वो देख रहे हैं कि पुलिस किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो कहीं वो उनके पास भी एक अथॉरिटी है कि वो भी वीडियो बना के कहीं वायरल कर सकते हैं। तो कभी ऐसा सर हुआ है, ऐसा कोई मौका हुआ? काफ़ी वीडियो बना के हमारे पुलिसकर्मियों के, जिसमें कि कुछ रिश्वत लेते हुए, कुछ मारपीट करते हुए वीडियो जनता ने बनाकर भेजा, जिसमें हमने त्वरित कार्रवाई की, पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई की। निश्चित रूप से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी तभी आ सकती है जब टू वे कम्युनिकेशन हो। राइट। जनता को चाहिए कि कुछ भी वो गलत देख रहे हैं तो उसको, वो सिविलियन गलती कर रहा हो या पुलिसकर्मी गलती कर रहा हो, उसका वीडियो बनाएं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भेजें, हम त्वरित कार्रवाई करते हैं। और निश्चित रूप से जब हम अपने लोगों पे कार्रवाई करेंगे तभी जो है पुलिस, जनता में जो है पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा। नहीं तो कुछ ख़राब मछलियों के कारण जो है पूरा तालाब का जो है इमेज ख़राब होता है। देश भर में करीब 20 लाख से ज़्यादा पुलिसकर्मी हैं। कुछ 100-200 पुलिसकर्मियों की गलती से पूरे 20 लाख की फोर्स का इमेज जो है ख़राब होता है। तो सर, जब जैसा मैंने कहा कि हमारे पास फ़ोन है और हमारे पास भी अथॉरिटीज़ हैं कि हम वीडियो निकाल के आपको भेज दें, तो सर कई बार ऐसे मौके होते हैं जब सोशल मीडिया गलत भी साबित हो जाता है। हर बार सही सिद्ध हो ज़रूरी नहीं। आपका एक तरीका है कि आप अपने वीडियोज़, आप अपने जो भी आप केस सॉल्व कर रहे हैं या लोगों को सामने ला रहे हैं, कई बार ऐसा होता है सर कि कहीं वो आपके लिए उल्टा साबित हुआ हो? नहीं, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं। उस आदमी को हम खड़ा करते हैं, वो अपनी क्राइम के बारे में खुद ही बताता है। करेक्ट। यदि वो चाहे तो वो मुकर भी सकता है जी। हम किसी पे दबाव नहीं बनाते। लेकिन मैंने देखा है कि यदि हम दिल से दिल का संवाद बनाकर पूछें तो वो हमेशा सही चीज़ बताता है। और कभी भी केस को जल्दी सॉल्व करने की कोशिश में हमें गलत व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए जी। हमें ये सोचना चाहिए कि यदि वो एक गलत व्यक्ति को हमने गिरफ्तार कर लिया तो उस पर क्या बीतेगी, उसके परिवार पे क्या बीतेगी। जब वो जेल से बाहर निकलेगा तो उसके अंदर कितना गुस्से का गुमार होगा और उसके बाद वो समाज के लिए कितना नुकसानदेही हो जाएगा। तो हमेशा मेरी कोशिश रही है कि समय लगे लेकिन हम सही लोग को पकड़ें, और यदि हम सही आदमी को पकड़े हैं तो हमें मीडिया के सामने उसमें बातचीत करने में फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो उसके साथ बीती है वही वो कहानी बताएगा। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये डर होता है कि हम जल्दबाजी में बिना कंफर्म किए कभी कभी गिरफ्तारी कर लेते हैं जी। काफ़ी बार प्रेशर होता है कि संगीन अपराध हुआ है, हमें जल्दी पकड़ना है। तो ये जल्दबाजी का प्रेशर में नहीं आना चाहिए, हमें पूरी मेहनत से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और सही व्यक्ति को पकड़ना चाहिए। मेरा हमेशा मानना है कि क्रिमिनल इतने सारे फिजिकल और बायोलॉजिकल साक्ष्य छोड़ता है कि यदि हम सही ढंग से इन्वेस्टिगेट करें तो नियरली 100% केसेस में डिटेक्ट होने की संभावना रहती है। और हो सकता है कभी कभी कुछ ब्लाइंड केसेज होते हैं जो कभी सॉल्व नहीं होते, हमें उसे भी स्वीकार करना चाहिए कि कभी कभी कुछ केसेज आएंगे जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे अपनी पूरी मेहनत करने के बाद भी। लेकिन हमें ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना चाहिए, और जब ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेंगे तो जनता हमेशा हमें सहयोग करती है। काफ़ी बार अपराधी को पकड़ते हैं तो उसके घर वालों को भरोसा नहीं होता कि हमारा बच्चा इस तरह का संगीन अपराध कर सकता है जी। लेकिन जब उसको हम जब वो खुद बताता है अपने घर वालों को कि हाँ मैंने ऐसा किया है, तो कहीं ना कहीं फिर घर वालों को सुकून मिलता है कि यदि इसने गलत किया है तो इसकी सज़ा तो इसको मिलनी चाहिए। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ट्रांसपेरेंसी के साथ क्रिमिनल और उनके परिवार वालों को भी जो है चीज़ों को पूरी तरह से एक्सप्लेन करें कि क्या क्राइम उन्होंने किया है, क्या इसकी सज़ा है, कैसे ये कानूनी रूप से इससे जो है आगे बढ़ सकते हैं। हर आदमी क्राइम के अलग अलग कारण होते हैं। कुछ लोग जो है आवेश में आके क्राइम करते हैं, कुछ लोग जो है वो पैसे जल्दी कमाने के चक्कर में क्राइम करते हैं, कुछ लोग जो है बहकावे में आके क्राइम करते हैं। करेक्ट। तो बहुत ज़रूरी है कि क्रिमिनल को हमें सुधरने का मौका देना चाहिए, और परिवार और समाज को सही चीज़ हम बताते हैं तो वो जब क्रिमिनल वापस जेल से बाहर निकलता है तो उस पर वो नज़र रखते हैं। राइट। और उसको वो सुधार की कोशिश में पुलिस का सहयोग करते हैं। सर, आपने इस बात के दौरान मेंशन किया था प्रेशर, तो सर ये प्रेशर जो है
ये कहीं ना कहीं आप लोग के लिए भी कई बार डिफ़िकल्ट साबित होता होगा जब बिल्कुल। पॉलिटिकल प्रेशर है या आपके ऊपर जो कोई भी मैनेजमेंट है, अथॉरिटीज़ हैं, उनका प्रेशर है, या डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अब जैसे 15 अगस्त है, कई बार ऐसा होता है हम वेब सीरीज़ देख रहे हैं, आजकल सर OTT का ज़माना है, बिल्कुल। टीवी इसका ज़माना है, तो हम वेब सीरीज़ में देखते हैं सर कि कोई प्रेशर आया, किसी का कॉल आया, तो बोला गया कि इसे गिरफ्तार करना है, ताकि उस मोमेंट पे, उस दिन पे वो चीज़ ना हो जो शायद वो इंसान कर सकता है। तो सर ऐसा एंटिसिपेशन या कुछ? बिल्कुल, क्योंकि पुलिस हाई प्रेशर जॉब है। राइट। काफ़ी बार जो है, मान लीजिए कोई संगीन बलात्कार सड़क पे हो गया, जनता के अंदर बहुत आक्रोश रहता है, मीडिया का प्रेशर आता है, पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, क्रिमिनल्स को तुरंत पकड़े। राइट। काफ़ी बार कोई बड़ी घटना हो जाती है तो उसमें प्रेशर आता है कि तुरंत पकड़ना है। कभी कभी अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है कि जिसमें काफ़ी कोई बस गिर गया, 25-30 लोग मर गए। तो निश्चित रूप से एज ए लीडर प्रेशर को हमें सकम नहीं करना है, प्रेशर को हमें एब्जॉर्ब करना है, और वो प्रेशर नीचे वाले पुलिसकर्मी में ना जाए, हम अपने लेवल पे उसको रोकें। राइट। जिससे कि यदि हम प्रेशर में रहेंगे तो सही काम नहीं कर पाएंगे। हमारा यदि हम नीचे वाले को दबाव में पहुंचा देंगे तो वो प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। और बहुत ज़रूरी है कि हम कूल हेड रखें। हम जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है या सीनियर्स हैं, उनको पल से पल जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में इन्फॉर्म रखें। जी। हम मीडिया के साथ सामने जो चीज़ें हुई हैं उसको हम प्रॉपर बताएं। राइट। जिससे कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम सही चीज़ बताते ही नहीं हैं तो फिर कुकड अप स्टोरीज आती है। तो यदि हम पॉइंट टू पॉइंट बताते रहें तो सभी लोग जो है एक पेज पे रहते हैं। काम करना भी है, काम करते हुए दिखना भी है। Correct. यदि जनता को, प्रेस को, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को लगेगा कि पुलिस अपने पूरे दमखम के साथ काम कर रही है तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर पुलिस के लिए आता है। पुलिस की छवि भी अच्छी होती है। घटनाओं को हमेशा रोका नहीं जा सकता, कभी ना कभी घटनाएं होंगी। करेक्ट। क्योंकि जब से युगों से जब से मानव संस्कृति रही है, जी। क्राइम एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा होता रहा है। बिल्कुल सर। ये है कि यदि हम इफ़ेक्टिव पुलिसिंग रखेंगे तो काफ़ी क्राइम्स को हम रोक सकते हैं। यदि हम कुछ क्राइम के अकरेंस रेट में हम कम ला सकते हैं, और जो क्राइम्स होंगे उसमें हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेट और डिटेक्ट करके अपराधियों को जल्दी पकड़ सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं इस तरह का सिस्टम ले आऊँगा कि अपराध हो ही नहीं, जी। वो संभव नहीं है। क्योंकि मानव प्रवृत्ति अलग अलग तरह की होती है। राइट। कुछ असामाजिक तत्व रहते हैं, काफ़ी लोग नशे के आदी हैं। हाँ। नशा जो है वो अपराध को बढ़ाने में उसका एक बहुत बड़ा हाथ है। जी। जो गांजा, हीरोइन, कोकेन, इन नशे की हालत में जो है लोग गंभीर अपराध करते हैं। आज के टाइम में नाबालिग भी जो है वो काफ़ी नशा करने लग गए हैं, जिसके कारण वो अपराध कर रहे हैं। तो अपराध के बहुत सारे कारक हैं, लेकिन निश्चित रूप से पुलिस जो है एक्टिव रह के अपराध की संख्या में कमी ला सकती है, और जो अपराध हो उसको तुरंत डिटेक्ट कर सकती है। पॉलिटिकल प्रेशर की सर हम बात करें तो कई बार आपके साथ ऐसा इंसिडेंस कभी भी हुआ है कि आपके पास ऐसा मौका है जहां पर आप क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं, बट किसी रीज़न की वजह से आपको वहां पर एक डिसीजन लेना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ ए प्रेशर? जो पॉलिटिकल प्रेशर की बात है, कभी भी पॉलिटिकल प्रेशर इस चीज़ का नहीं होता कि गंभीर अपराध के जो अपराधी हैं उनको छोड़ा जाए। यदि हम नेतागणों को सही घटनाक्रम के बारे में बताएंगे जी। तो हमेशा हमें सपोर्ट मिलता है। काफ़ी बार हम अपनी चीज़ सही ढंग से बता नहीं पाते हैं। हम खुद डरते हैं कि यदि हम कहा हुआ काम नहीं करेंगे तो हमारी पोस्टिंग आ सकती है, हमें हटाया जा सकता है। कभी भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो शासन का एक विशेषाधिकार होता है, हमें उससे नहीं डरना चाहिए। हमें सही चीज़ ऊपर बताना चाहिए, और सही जो संविधान और विधि के हिसाब से जो कार्रवाई बनती है वो करना चाहिए। इससे हमें जनता का भी समर्थन मिलता है, जनता की नज़रों में पुलिस की छवि भी सुधरती है, और फिर जनता में पुलिस के प्रति भरोसा भी बढ़ता है, और फिर जनता हमें सूचना भी देती है। यदि जनता को लगेगा कि कुछ ताकतवर लोग हैं जो विधि असंगत कार्य कर रहे हैं और पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं इससे पुलिस की छवि भी खराब होती है। यदि हम समय लगते असामाजिक तत्व पे कार्रवाई नहीं करेंगे जी। तो कोई बड़ा क्राइम के रूप में वो उभरेगा, और फिर उससे पुलिस की छवि भी बिगड़ेगी और हमारे ऊपर और ज़्यादा पॉलिटिकल दबाव आएगा। तो यदि हम छोटे छोटे क्रिमिनल्स को समय पर पकड़ें, वो कितना भी पॉलिटिकल ताकतवर क्यों ना हो, वो कितना भी सामाजिक ताकतवर क्यों ना हो, कानून सबके लिए बराबर है जी। और यदि हम कानून की बराबरी से सबके साथ व्यवहार करेंगे तो इससे छोटा पुलिसकर्मी है उसके अंदर भी एक मोटिवेशन बढ़ेगा कि यदि कोई भी गलत काम कर रहा है तो उसको हम पकड़ सकते हैं।
जब हम ट्रैफिक का ड्राइव चला रहे थे तो काफ़ी नेतागण भी पकड़ाए, राइट। हमने उन पे भी कार्रवाई की, काफ़ी अधिकारी के बच्चे पकड़ाए, उन पे भी कार्रवाई की। तो यदि हम सब पे बराबरी से कार्रवाई करेंगे तो कोई भी दबाव नहीं आता, और यदि हम ट्रांसपेरेंसी से कार्रवाई करेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो साक्ष्य सामने सब है, कुछ सामने। तो यदि कोई आपको कुछ बोलता भी है तो आप उसको रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं कि सर ऐसा हुआ है, ये घटनाक्रम है। तो यदि हम सही घटनाक्रम को बताएंगे तो हम किसी भी तरह का प्रेशर को झेल सकते हैं, और एज ए पुलिस लीडर प्रेशर को एब्जॉर्ब करने की हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए। सर नियम कानून और कायदे की बात की आपने, तो कभी ऐसा मौका पड़ा होगा कि आपको इस मोमेंट पे डिसीजन लेना है और हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम प्रोटोकॉल फॉलो कर सके या वो हायरार्की फॉलो कर सके, तो क्या कभी आपके इस 10 साल के करियर में आपके पास, आई एम श्योर काफ़ी इंस्टेंसेस आए होंगे जहां आपको तुरंत डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ी हो? बिल्कुल, मैं नक्सल क्षेत्र में भी था, वहाँ भी अचानक चीज़ें होती थी। पिछले 2018 विधानसभा से पहले माननीय विधायक को माओवादियों ने जो है आईडी ब्लास्ट करके जो है उनकी हत्या कर दी थी। जी। तुरंत वहाँ पर जाना, तुरंत हर चीज़ को मैनेज करना, इसमें हम बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल पे नहीं जा सकते। वैसे ही जब मैं दुर्ग में था तो एक परिवार के ही 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी, तो तुरंत मेरे द्वारा जो है अपनी टीम को ले जाके चीज़ों को किया गया, राइट। विवेचना खुद किया गया। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस पे ना जाएं कि ये काम सब इंस्पेक्टर का है, ये काम इंस्पेक्टर का है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। जी। यदि एक एसपी वहाँ फील्ड में रह के इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो जो जितने बाकी के अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं वो भी मोटिवेट हो जाते हैं। जब एज एसपी मैं सड़क पे उठ के चेकिंग करता हूँ तो बाकी लोगों के अंदर भी भरोसा आता है, वो भी चेकिंग फिर काफ़ी शिद्दत से करते हैं। करेक्ट। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि अधिकारी को खुद सड़क पे उतरने की क्या आवश्यकता है, लेकिन हम जनता के लिए ही काम करने के लिए ही हम नियुक्त हुए हैं। हमें ऐसा कोई काम करने में नहीं शर्माना चाहिए जो काम एक कांस्टेबल कर रहा है। राइट। जब वहाँ नक्सल अभियान में भी जाते थे तो मैं उनके साथ काफ़ी बार जाया करता था। यदि हम हर वो काम करेंगे जो काम एक कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर करता है तो हमें समझ में आएगा कि उस काम करने में क्या डिफ़िकल्टीज वो फेस कर रहे हैं, तो हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी निकाल पाएंगे। जी। यदि हम केवल अपने एसी कमरे में बैठे रहेंगे और केवल अपने फ़ोन से चीज़ें को संभालने की कोशिश करेंगे तो हम जनता से भी कट जाएंगे और हम अपने पुलिसकर्मियों से भी कट जाएंगे। Correct. तो मेरे हिसाब से अच्छा पुलिसकर्मी वही है जो सड़क पर उतर के, जो इन्वेस्टिगेशन में खुद हाथ में हाथ मिला के कांस्टेबलरी के साथ काम करे, और इससे हमेशा अच्छे रिजल्ट्स जो है सामने आएंगे। जब हम कुछ फील्ड में जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्राइम कैसे हुआ है, क्या हुआ है, तो हमें क्राइम के बारे में इंसाइट्स भी मिलता है जी। कि ये क्राइम कैसे हुआ, कैसे रुक सकता था। हम आसपास के लोगों से बात करते हैं जी। तो हमें समझ में आता है कि समाज किस तरफ बढ़ रहा है, अपराध किस तरह से बढ़ रहा है। क्योंकि जब तक हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन क्राइम के बारे में नहीं रखेंगे तब तक हम क्राइम को रोकने और उसको डिटेक्ट करने में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत ज़रूरी है, क्राइम क्या है, इवॉल्विंग रहता है। राइट। जो क्राइम 50 साल पहले था वो अब हर 10 साल में क्राइम की चीज़ें चेंज होती हैं। पहले इंटरनेट नहीं था, 5G 4G नहीं था। अब जब से मोबाइल इंटरनेट आया है, जब से डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, साइबर फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। करेक्ट। साइबर फ्रॉड जो है वो छोटे आदमी से लेकर बड़े आदमी को अफेक्ट करता है। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के साथ नए नए अपराध और बढ़ेंगे। जी। तो यदि हम अब क्या अपराध बढ़ रहा है वो समझेंगे तभी हम नए लोगों को उसके लिए ट्रेन कर पाएंगे। करेक्ट। और इसीलिए बहुत ही ज़रूरी इवॉल्विंग ट्रेनिंग ज़रूरी है जिससे कि हम नए अपराध को समझ पाएँ और उसको डिटेक्ट कर पाएँ। सर नए अपराधों को समझ पाए, डिटेक्ट कर पाएँ, साइबर की आपने बात करी, साइबर क्राइम्स आजकल बढ़ रहे हैं। सर ये सिक्योरिटी, जो साइबर सिक्योरिटी नाम की जो चीज़ होती है, उससे मुझे आज हमारी जो देश की सिक्योरिटी है उसकी बात आपसे करनी है कि 15 अगस्त अभी आने वाला है। इंडिपेंडेंस डे की तैयारियां ऑलरेडी जोरों शोरों से चल रही है। पुलिस किस प्रकार तैयारी कर रही है उसको लेके? हाँ, पुलिस जो है अपनी आसूचना को मजबूत कर रही है। जी। जो ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस को हमने एक्टिव रखा है। लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ को में नाका लगा के जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं उसको चेकिंग किया जा रहा है। जितने इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं राइट। वहाँ पे ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। जो भी सस्पिशियस लोग हैं उनको जो है उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। और मुझे बहुत भरोसा है कि जो बताया मैंने आपको कि देश भर में करीब 20 लाख पुलिसकर्मी हैं। जी। 20 लाख पुलिसकर्मियों की अथक प्रयास से इस बार भी हम
77 साल से जैसे हम इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं सिक्योरली, राइट, वैसे ही सिक्योरली बना पाएंगे। जो बिल्कुल, देश को नुकसान पहुंचाने वाले जो बाहरी और आंतरिक ताकत हैं, वो कितना भी जोर लगा लें, पुलिस और आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो अथक प्रयास हैं, वो उनके सामने उनको घुटने टेकने ही पड़ेंगे। काफ़ी चीज़ें हमारी सीक्रेट रहती है जो हम लगातार कर रहे होते हैं। करेक्ट, हम काफ़ी हमारे गुप्तचर होते हैं जो लगातार घूमते रहते हैं, जो कुछ भी यदि अलग होता है तो उसकी सूचना लाते हैं और उस आधार पे क्योंकि बिना ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस के जी, कभी भी किसी कार्रवाई, किसी भी घटना को रोकना जो है वो संभव नहीं। जब हम इतना सेफली हम 15 अगस्त 26 जनवरी त्यौहार करवा पा रहे हैं, उसका एक कारण ही यही है कि जो पुलिस फोर्सेस के जो गुप्तचर का जो पूरा एक समंदर है, जो जगह जगह हमने फैला रखा है, जो कि हर छोटी छोटी चीज़ों की खबर पुलिस तक पहुंचती है। जी, और इसमें जनता का भी योगदान होना चाहिए, क्योंकि जनता भी हमारी आँख और कान की तरह है। जब भी उनको कुछ सस्पिशियस दिखे तो तुरंत उनको जाके पुलिस हेल्पलाइन में उसकी सूचना देनी चाहिए। कभी कभी होता है कि हॉक्स कॉल होता है, लेकिन यदि हम हर हॉक्स कॉल पे भी हम एक्टिव होकर काम करेंगे तो जो देश के दुश्मन हैं उनको ये बात समझ में आएगी कि पुलिस एक्टिव है, और तैयार, हर छोटी चीज़ पे वो एक्शन ले रहे हैं। जनता में मैसेज जाता है कि छोटा सा भी कॉल करें तो पुलिस आके निराकरण कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि 15 अगस्त जो है पूरे देश भर में उल्लास के और खुशी के साथ जो है मनाया जाएगा। बिल्कुल सर। और मुझे ऐसा लगता है सर कि गली चौराहे, चौक चौराहे पर स्टेट्स, आपके इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारी जगहों पर फ्लैग होस्टिंग्स होती है, और वो संभव इसलिए हो पाता है क्योंकि आप लोग हर मोड़ पर ये चीज़ संभव करते हैं कि सिक्योर्ड रहे सब कुछ, हम आराम से फ्लैग होस्ट कर सके, अपने घर लड्डू ले जा सके, अपने घर बिस्किट ले आके खा सके। और सर सिक्योरिटी से, साइबर सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ, आज की डेट में कोई भी एक ट्वीट अगर इंटरनेट पे डाला जाए, और ख़ासकर इन दिनों पे, तो काफ़ी बड़ा बवाल खड़ा कर सकता है। तो क्या उसको लेकर भी आज की डेट में हमारी पुलिस फोर्स तैयार है? सोशल मीडिया मॉनिटरिंग किया जाता है, कोई भी सोशल साइट हो जी, या सोशल मीडिया ये हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो। मैं जनता से भी आग्रह करूंगा कि किसी भी पोस्ट को वो बिना उसकी ऑथेंटिसिटी जाने उसको फॉरवर्ड ना करें। काफ़ी चीज़ें, ऐसी चीज़ों को फॉरवर्ड ना करें जिससे धार्मिक जो सौहार्द है वो ख़राब हो, जिससे जातीय सौहार्द है वो ख़राब हो। करेक्ट, कोई भी ऐसी चीज़ ना डालें जो कि हमारे संविधान की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, क्योंकि यदि हम देश के अपने लोग ही आपस में लड़ते रहेंगे तो ये बाहरी ताकतों को मौका देगा जी, देश को कमज़ोर करने का। इतनी मुश्किल से जो हमें आज़ादी मिली है, हमें उसको बरकरार रखना है। आप देख रहे हैं हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, बिल्कुल। लोग जो है बड़े प्राउडली जो है तिरंगा लेके घूम रहे हैं, अपनी गाड़ियों में लगा रहे हैं, बाइक्स पे लगा रहे हैं। हमारे लोग, मैंने कहा, काफ़ी देशभक्त हैं। ज़रूरी है उस एनर्जी को चैनलाइज करने की। ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति गलत पोस्ट करे तो उसको बुलाएं, उसको समझाएं, और वो यदि अपराध की श्रेणी में आता है तुरंत अपराध कायम करके कार्रवाई करें। नहीं तो छोटे छोटे गलत पोस्ट के कारण जो है काफ़ी दंगे हो जाते हैं, बिल्कुल। काफ़ी लोगों की जान चली जाती है, काफ़ी लोग इंजर्ड हो जाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम प्रीएम्प्ट करके तुरंत एक्ट करें और स्टर्नली एक्ट करें। और यदि हम सोशल पोस्ट को डिलीट करवाएं और उन्हीं लोगों से उसको रीपोस्ट करवाएं कि सही तथ्य क्या है, हमारे पुलिस के सोशल मीडिया से उसको हाईलाइट किया जाए राइट, कि इसको ये फेक न्यूज़ है या ये गलत न्यूज़ है। काफ़ी बार क्या होता है, हम न्यूज़ को सही समय पे की क्रेडिबिलिटी को हिट नहीं करते हैं, बिल्कुल, जिसके कारण जो है गलत चीज़ फैल जाती है। लेकिन बहुत माइन्यूट लोग हैं जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इस तरह की पोस्ट डालते हैं। 99.999% जनता जो है वो सौहार्द ही चाहती है, राइट। और यदि हम सही समय पे एक्शन लें तो कुछ असामाजिक तत्व जो इस तरह की पोस्ट करते हैं उन पर भी कार्रवाई करना संभव है। सर काफ़ी लंबी बातें हो गई। आपका 10 साल का जो करियर है वो शायद पॉसिबल नहीं है कि हम एक बार में पूरे वीडियो में दिखा सके, लेकिन अब तक जो बातें हुई हैं उस चक्कर में दिन भी ढलने लग गया सर। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ, जिसके लिए पूरा जितना जो देश हमारी इस वक्त देख रहा होगा या व्यूअर जो देखने वाले वो इंतज़ार कर रहे हैं। सर ऐसा कोई चैलेंज जो आपने किसी केस में फेस किया हो आपके इस करियर में, चाहे आप वो दंतेवाड़ा में पोस्टेड थे तब, चाहे आप वो दुर्ग में पोस्टेड थे तब, या अब जो आप पोस्टेड है कवर्धा में,
ऐसा कोई चैलेंज आपकी लाइफ में आया, कोई केस हैंडल करते समय? निश्चित रूप से जब दंतेवाड़ा में पदस्थ था तो वहाँ पे तत्कालीन विधायक जो है आईडी ब्लास्ट में नक्सलियों ने हत्या कर दी थी लोकसभा चुनाव के 2 दिन पूर्व। उसके बाद सारे वीआईपी जो वहाँ आ रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री, अपोजिशन लीडर, उनको सभी को उसकी अंतिम अंत्येष्टि करना और उसके बाद चुनाव पार्टियों को भेजना। जैसा आप दंतेवाड़ा में समझ सकते हैं, वहाँ पे अति संवेदनशील नक्सल क्षेत्र है, जहाँ मतदान कराना अपने आप में बहुत ही बड़ा चैलेंज रहता है। तो एक तरफ माननीय विधायक की हत्या, दूसरी तरफ चुनाव कराना, निश्चित रूप से मेरे लिए एक सेल्फ लर्निंग था कि पुलिस में काफ़ी बार ऐसा समय आता है जब चीज़ें विपरीत चल रही होती हैं, उसमें अपना कंपोजर रखना और उसके बाद भी काम करते रहना। जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में करके बाहर निकलते हैं वो ट्रू पुलिस लीडर होते हैं। राइट। सिमिलरली यहाँ पे दुर्ग में एक घटना हुई थी, जबकि दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में एक ज्वेलर की जो है हत्या कर दी गई जी। और उसके बाद ब्लाइंड टाइप का लग रहा था, कुछ मिल नहीं रहा था। काफ़ी पॉलिटिकल प्रेशर था क्योंकि दिवाली के जस्ट पहले हुई थी। सारे ट्रेडर्स जो हैं वो भयभीत हो गए थे, ट्रेडर्स अपनी सुरक्षा को लेके परेशान थे। दुर्ग में नई नई मेरी पोस्टिंग हुई थी। जब आप कहीं पे जगह पर नए रहते हैं तो जनता से आपका कांटेक्ट भी उतना नहीं रहता है। लेकिन हम लोग 48 घंटे लगातार लगे रहे। हम लोगों ने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके जो टॉल थे जहाँ से वो जा रहे थे, उनके जो नंबर जिससे वो रिचार्ज हो रहा था, इंटर स्टेट गैंग को हमने 2 लोगों को बनारस से पकड़ा और एक व्यक्ति को हमने पटना से पकड़ा। तो ये भी एक लर्निंग था कि अपराध किसी भी टाइमिंग पे हो सकता है जी। और जब वो इस कभी कोई बड़े त्यौहार से पहले हो जाए तो उसकी सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन बहुत ज़रूरी है हम प्रेशर को ना लें, हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके क्रिमिनल्स को पकड़ें, क्योंकि यदि हम प्रेशर में आ जाएंगे तो हम फुल एबिलिटी के साथ काम नहीं कर पाएंगे, क्रिमिनल्स को फिर नहीं पकड़ पाएंगे और फिर इंटर्न और प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसीलिए पुलिस में काफ़ी बार चैलेंजिंग सिचुएशंस आ सकते हैं। काफ़ी लोग इसमें फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कि हम इतना काम करते हैं, उसके बाद भी हमें केवल नेगेटिविटी झेलना पड़ता है। लेकिन जनता काफ़ी हमें प्यार भी करती है, हमारा सम्मान भी करती है। हमें इससे परेशान नहीं होना चाहिए और अपनी मेहनत से काम करते रहना चाहिए। सर, बहुत सारी बातें हमारी होते रही, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो दुर्ग वासियों ने फेस की है, मैं सर रह तो वैसे रहा हूँ 6 साल से बॉम्बे में, लेकिन आपके जितने भी यहाँ पर आपने इस कार्यकाल में जब आप दुर्ग में रहे, आपने जितनी भी एक्टिविटीज़ की है उसके बारे में मेरे ख्याल से देश को भी पता है और दुर्गवासियों को तो बहुत अच्छे से पता है। तो जिस वक्त हमें न्यूज़ मिली कि आपका ट्रांसफ़र हो गया है, आप कवर्धा जा रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हुए और हमें ऐसा लगा कि शायद हमारे सर भले जा रहे हैं लेकिन सर हमारे दिल में बसे रहेंगे। मैं घुमा फिरा के बात कर रहा हूँ सर, लेकिन मेरा एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि कवर्धा जाने के बाद आपके लिए एक नया डिस्ट्रिक्ट, एक नया जुरिस्डिक्शन वहाँ के लोगों के लिए, और आपका एक नया विजन भी बना होगा, जैसे आपने दुर्ग के लिए क्रिएट किया होगा। हर शहर का एक अलग तापमान होता है, तो वहाँ के लिए आपने क्या डिसीजन लिए, क्या विजन है आपका वहाँ पे? क्योंकि कवर्धा इंटर डिस्ट्रिक्ट वहाँ साथ में कान्हा और मध्य प्रदेश लगता है जी। नक्सल की भी समस्या है जी। दूसरी वहाँ पर धार्मिक भी बीच में उन्माद हुआ था, तो धार्मिक सौहार्दता बढ़ाना। जो वहाँ पर प्रिमिटिव ट्राइब बैगा रहते हैं जो कि बहुत समाज से कटे हुए हैं काफ़ी लोग, वहाँ तक भी प्रशासन की पहुँचाना और लगातार उनकी समस्याओं को प्रशासन तक पहुँचाना, क्योंकि ग्रामीण इलाका भी ज़्यादा है। तो ग्रामीण लोगों की जो समस्याएं हैं, जहरीली शराब कभी समस्या आ जाती है, कभी नकली शराब की आती है। जनता से संवाद करके जो उनकी समस्याएं हैं उनको ठीक करने की वहाँ भी कोशिश होगी। और क्योंकि एज ए पुलिस अधिकारी जितनी जगह आपका ट्रांसफ़र होता है वहाँ पर आप कुछ अलग सीखते हैं जी। एक अलग डाइवर्सिटी आती है अपनी प्रोफाइल में। तो मुझे उम्मीद है कि कवर्धा में भी जो मेरा टेन्योर होगा वो काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। सर, आपने एक विजन बना के रखा है अपने लिए कि मैं कुछ इस प्रकार आगे कवर्धा में काम करूँगा, लेकिन सर कई बार ऐसा होता है कि लोगों की सेफ्टी और लोगों की जो काम करने का तरीका है वो शहर टू शहर बदलता है। लोगों के जो जगह जगह पे अपराध करने की जो चीज़ें हैं वो
शायद समय जगह के हिसाब से बदल सकती है। दुर्ग में जो अपराध है कुछ अलग किस्म के होते हैं, कवर्धा में शायद ड्यू टू जैसा बता रहे धार्मिक चीज़ें हैं, कई बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अलग अलग किस्म के अपराध होते होंगे, तो उसके लिए कुछ स्पेशल बिल्कुल। मेरा जैसे कि दुर्ग में जगह जगह सीसीटीवी लगाए गए थे। राइट। आज के दिन में जो सीसीटीवी होते हैं वो क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए और प्रोसिक्यूट करने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। कवर्धा में भी मेरी कोशिश रहेगी कि सीसीटीवी पेनिट्रेशन जो है शहर में हर जगह फैलाया जाए। राइट। जो काफ़ी लोग जो हैं ट्राइबल और बाकी लोग गुस्से में आके बड़ा अपराध मर्डर जैसा कर देते हैं, तो वहाँ भी जगह जगह जन चौपाल लगा के उनकी समस्याओं को जानना। काफ़ी सारे फार्मर्स की समस्याएं रहती हैं, उसको सॉल्व करना। ज़रूरी है कि पुलिस जो है प्रशासन के साथ मिलकर काम करे और जो दूरस्थ इलाके के लोग हैं उनकी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचा पाए जी। तो निश्चित रूप से वहाँ भी मेरी कोशिश होगी कि प्रॉपर्टी ऑफेंसेज, ह्यूमन ऑफेंसेज सब के ऊपर कार्रवाई की जाए। दुर्ग से जो मुझे एक अर्बन पुलिसिंग का जो एक्सपोजर मिला है, राइट, उसका निश्चित रूप से कवर्धा में जनता को भी और पुलिस को भी उसका फ़ायदा मिलेगा। सर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स है छत्तीसगढ़ में, दुर्ग एक डिस्ट्रिक्ट है, रायपुर हमारी कैपिटल सिटी है, तो हर सिटी के हिसाब से वहाँ पे फैसिलिटीज़ कम और ज़्यादा होती है। अब अभी आप कवर्धा में हैं तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ हो सकता है डेफिनेटली दुर्ग के कंपैरिजन में कम हो, तो उन कम फैसिलिटीज़ में भी उतना ही प्रोविज़न प्रोवाइड करना अपनी जनता को, क्योंकि जनता ये नहीं समझती कि यहाँ फैसिलिटीज़ कम है इसलिए आप हमें प्रोविज़न नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। आप पब्लिक सर्वेंट है तो वो आपसे उम्मीद करती है कि नहीं, आप हमेशा वही प्रोवाइड करें जो जनता चाहती है। जनता की उम्मीदें जो हैं जायज़ हैं। राइट। जनता तो अपनी सहूलियत चाहेगी। करेक्ट। क्योंकि अपराध जो है वो कहीं ना कहीं जनता की मोरल पे उसका बहुत गलत असर पड़ता है। बच्चियां जो हैं स्कूल जो है सुरक्षा के साथ जा पाएँ। जितने मनचले हैं, जितने भी छेड़छाड़ करने वाले लोग हैं, उन पर पुलिस की दबिश हो जी। जो लोग रात को निकल के हल्ला करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, इन पे हो। निश्चित रूप से फैसिलिटीज़ कम हो सकती है, लेकिन जन सहयोग से राज्य शासन पे अपनी डिमांड्स रखकर यदि हम करें तो लिमिट रिसोर्सेज में भी अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। इंडिया क्योंकि डेवलपिंग कंट्री रहा है, करेक्ट, हम वेस्टर्न स्टैंडर्ड से सब चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन तब भी पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर में और जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर में समय के साथ बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। आज आप देख सकते हैं जगह जगह पे सभी को बॉडी वॉर्न कैमरास मिला हुआ है ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल्स को, जिससे कि वो कोई भी गलत हरकतें ना कर सकें। जगह जगह ई चालान का सिस्टम आ गया है। हर जगह कोई भी आदमी बत्ती क्रॉस करता है तुरंत उसका वीडियो बन जाता है और उसके घर में जो है चालान पहुंच जाता है। तो काफ़ी पुलिसिंग जो है वो आगे बढ़ी है। हर डिस्ट्रिक्ट्स में जो है अच्छे साइबर सेल्स बन गए हैं जो कि तुरंत टेक्निकल इंटेलिजेंस डेवलप कर लेते हैं। तो हो सकता है रिसोर्सेज थोड़े कम हो, लेकिन यदि हम अपने पुलिस पर्सनल को मोटिवेट करके यदि कुछ टेक्निकल चीज़ें कम हैं तो उसको हम ह्यूमन फैक्टर से कवर कर सकते हैं। राइट। और हमें हमेशा ऑप्टिमिज्म रखना चाहिए। बिल्कुल। यदि हम ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे तो हमेशा अच्छा करेंगे। यदि हम कमी देखेंगे तो हमेशा परेशान रहेंगे, और यदि हम ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे तो अच्छे रिजल्ट भी दे पाएंगे। सर, बहुत ही वैलिड बात कही आपने कि ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत ज़रूरी है। कवर्धा जैसा शहर, दुर्ग जैसा शहर, रायपुर जैसे शहर, छत्तीसगढ़ पे भी हम फोकस करें जो हमारा राज्य है, या हम देश पे फोकस करें, अलग अलग समस्याएं होती है। मैंने आपसे पूछा कि आपका विजन क्या है शहर को लेके। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर कि हमारा जो इंडिपेंडेंस को लेके विजन है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इंडिपेंडेंस डे जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि अमृतकाल का अगला 25 साल है। जब हम 100वां इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि हम डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री रहेंगे। राइट। यदि हर व्यक्ति इस इंडिपेंडेंस डे हम कुछ प्लेज लें कि हम पब्लिक के लिए सोशल कॉज में हम मदद करेंगे। करेक्ट। हर व्यक्ति यदि आसपास कुछ गलत देख रहा है उसको रिपोर्ट करे। हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें करके देश के विकास में जो है सहभागी बन सकते हैं। हम पहला तो हम ये प्रण लें कि जो नियम बनाए गए हैं वो हमारे लिए बनाए गए हैं, हम उस नियम का पालन करें। काफ़ी लोग केवल पुलिस के डर से नियम का पालन करते हैं जी। ये हमारे इनबॉर्न ट्रेनिंग में होना चाहिए कि हम ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, हम जो है सोशल नियमों का पालन करें। करेक्ट। हम एक दूसरे की मदद करें, हम
कोई भी ऐसा गलत चीज़ पोस्ट ना करें जिससे कि देश को नुकसान हो। हम जो देश के शहीद हैं उनका सम्मान करें। बिल्कुल। हम जो देश के शासकीय लोग हैं उनका सम्मान करें। निश्चित रूप से यदि हम सब देशवासी देश के विकास में अपना योगदान दें, यूथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो मेहनत करके अपना एक करियर बनाएं। जी। यदि हमारा देश युवाओं का देश है, 40 करोड़ से ज़्यादा लोग केवल 19 से 40 साल के बीच में, 19 से 30 साल के बीच में है। राइट। तो यदि 40 करोड़ लोग अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं तो आप समझ सकते हैं देश का जीडीपी कितना बढ़ेगा। एब्सोल्युटली। और मैं सभी यूथ से भी अपील करूंगा कि वो शॉर्टकट्स फॉलो ना करें। काफ़ी लोग जल्दी पैसा कमाने के लिए इल्लीगल तरीक़ों में फंस जाते हैं। लोग इल्लीगल बेटिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लोग क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हो सकता है क्राइम से कुछ दिनों में हमें जल्दी पैसा मिले, लेकिन क्राइम का अंत जो है अपने लिए और परिवार के लिए काफ़ी दुखदाई होता है। जी। वैसे ही मैं यूथ से कहूँगा नशे से दूर रहें। यूथ जो है वो सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों में देश के प्रति जो अच्छी भावनाएं हैं उसको व्यक्त करें। करेक्ट। और क्योंकि काफ़ी बार ये भी देखा जाता है, मैंने देखा है काफ़ी जो ऑफेंसिव पोस्ट होते हैं आज के दिन में अक्रॉस द बॉर्डर भी लोग पोस्ट कर देते हैं। तो हमें ये भी देखना है कि हम बाहर के जो हमारे देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं उनके हम हथियार न बन जाएं। जी। हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे देश की अखंडता, देश की स्वतंत्रता, देश की क्षमता को प्रभावित हो। तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि अगले 25 साल में हम सब मिल के अपने देश को जो है दुनिया के मानचित्र में एक अलग स्थान हमारे देश का होगा। क्या बात है सर। आपने सर जितनी बातें कही, शायद मेरा ये सवाल होने वाला था आपसे कि आप हमारी यूथ को क्या मैसेज देने वाले हैं। आपने सर एक तरीके से हमें बता दिया कि आज के हमारे यूथ को क्या करना चाहिए। 40 करोड़ की आबादी जो है वो लगभग युवाओं की है सर, लेकिन ये जो करोड़ों की आबादी है, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज़ की हम बहुत सारी चीज़ें फॉलो करते हैं कि वहाँ के तौर तरीके, वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड हम अपने में अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ अपने रूल्स, अपने लॉ, अपने ऑर्डर को कितने अच्छे से फॉलो करते हैं। आज मैं सर कुछ दिन के लिए दुबई गया था घूमने के लिए, तो वहाँ पता चला कि सिर्फ एक हॉर्न मारने का मुझे इतना फाइन लग सकता है। तो अगर ये चीज़ें जैसे आपने कहा कि ट्रैफिक रूल्स सिर्फ हम नॉर्मल चीज़ें फॉलो करें तो शायद हमारा देश बहुत आराम से, और आप लोग के लिए जो काम है वो और आसान हो जाएंगे। बिल्कुल, यदि हम ट्रैफिक नियम का पालन करेंगे तो हम खुद भी सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल। और जो दूसरे लोग हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे। काफ़ी बार कोई आदमी टेढ़ा मेढ़ा चलाता है तो खुद का भी एक्सीडेंट करता है और दूसरों को भी नुकसान कर पाता है। हमारे देश में पावर वाली बात है, काफ़ी लोग पावर एफिलिएशन यूज़ करके किसी को लगता है मैं ताकतवर हूँ तो वो गलत तरीके से गाड़ी चलाता है, ट्रैफिक नियम का फॉलो नहीं करता है, बाकी नियमों का पालन नहीं करता। लेकिन रोड ऐसी चीज़ है जो भगवान ने सबके लिए बराबर बनाई है। रोड एक्सीडेंट्स में बड़े बड़े लोगों का देहांत हुआ है, वो बड़े बिजनेसमैन रहे हैं, बड़े पॉलिटिशियंस रहे हैं। यदि हम सीट बेल्ट लगाते हैं तो हो सकता है काफ़ी एयर बैग खुल जाए, हमारी जान बच पाए। क्योंकि एक्सीडेंट के बाद गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, यदि हमने ट्रैफिक नियम का पालन नहीं किया है तो नुकसान होने के चांसेस बहुत रहते हैं। यदि आप बाहर विदेशों में जाएंगे तो आप देखेंगे लोग स्वच्छता का कितना ख्याल रखते हैं, सब डस्टबिन में डाल के। हम अपने इधर उधर फेंकते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश का जो बाहर से जब विदेशी पर्यटक आते हैं तो देश के बारे में एक गलत इमेज जाता है। हम अच्छी भाषा का इस्तेमाल करें जी, बहुत ज़रूरी है। यदि हमारी भाषा ख़राब होगी तो एक गलत मैसेज जो है जाता है सभी, और जो जितना पावरफुल हो उसे तो और नियम का अलग से इस्तेमाल फॉलो करना चाहिए जिससे कि वो मार्गदर्शक बन पाए वो बाकी लोगों के लिए। यदि ताकतवर लोग ही नियम को फ्लाउट करेंगे तो उनको देख के जो बाकी लोग हैं वो भी ऐसा ही करेंगे। तो यदि आज हम छोटे नियम तोड़ेंगे तो हो सकता है कल को हम बड़े अपराध करें। तो हमें भी चाहिए कि हम बच्चों को समझाएं कि वो नियम को फॉलो करें, अन्यथा यदि आज वो नियम फॉलो नहीं कर रहा है तो कल को वो बड़ा अपराध कर सकता है और फिर परिवार को रोने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। सर, कोई एक ऐसा सिद्धांत जो आप अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते हैं और आपको लगता है कि शायद जैसे किसी के सिद्धांत होते हैं कि सच का हमेशा साथ देना चाहिए, ऐसा कोई सिद्धांत आपका लाइफ का? बिल्कुल, मेरा एक है कि हम ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें। यदि कोई गलती भी हुई हो तो हम उसको एक्सेप्ट करें। अपनी गलती एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम हर एक व्यक्ति को सम्मान दें और नीचे छोटे पुलिसकर्मी से लेके बड़े पुलिसकर्मी तक को अपनी बात रखने का हम अधिकार दें। तो यदि हम
सही चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। काफ़ी बार हमारी कुछ गलतियाँ भी रहती हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं तो जनता भी हमारा साथ देती है, पुलिसकर्मी सीनियर ऑफिसर्स भी हमारा साथ देते हैं और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी साथ देता है। तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, इसके ट्विन प्रिंसिपल पे मैं हमेशा काम करता हूँ। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये दो प्रिंसिपल्स आपने बताए सर। सर एक बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है जो पूरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। हमने आपको आपके बहुत सारे वीडियोस में देखा है, लेकिन आपको एज अ प्रोफेशनल पर्सन देखा है, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है। हमने कभी आपकी पर्सनल लाइफ ऐसे बिल्कुल सबके सामने नहीं लाई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि जिस तरह की आप जॉब कर रहे हैं, जिस इमरजेंसी लाइन में आप है 24/7, उसमें आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं? निश्चित रूप से कोई भी 24/7 इमरजेंसी जॉब हो, वो मेडिकल का हो, फायर हो, पुलिस हो, राइट, इसमें फैमिली को सफ़र करना ही पड़ता है। ये हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब भी हम घर में रहें, फैमिली को क्वालिटी टाइम दे पाएँ। लेकिन जब हम घर में भी रहते हैं तो कुछ कॉल आते रहते हैं, हम स्ट्रेस में रहते हैं, तो हम परिवार के साथ ज़्यादा हँस खल के बात नहीं कर पाते। परिवार कभी कभी कंप्लेंट भी करती है। लेकिन यदि आपको करोड़ों लोगों की सेवा में काम करना है तो 4-5 लोगों को तो थोड़ा नुकसान झेलना ही पड़ेगा। तो और हमने चॉइस से जॉब ली है जी, क्योंकि हम यदि अपनी 5 मिनट यदि हम बचाते हैं तो उसमें हो सकता है कुछ लोगों की जान तक चली जाए। बिल्कुल। यदि हम अच्छे सिस्टम्स बनाते हैं तो उससे फ्लो एंड स्टडी जो है रिजल्ट्स आते हैं। जब मैं दुर्ग में था तो पूरे टाइम हम लोग फ्लैग मार्च में रहते थे, दिन में भी चलता था, रात में भी चलता था, लगातार मीटिंग्स का दौर चलता था। राइट, तो परिवार हमेशा कंप्लेन करती थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो भी उस चीज़ को समझते हैं कि यदि आप इम्पोर्टेंट जॉब में हैं तो आपको उतना काम करना ही पड़ेगा। और एक बार काम करने की आदत भी पड़ जाती है तो उसके बाद घर वाले भी उसी हिसाब से अपना करते हैं। लेकिन जब भी मैं घर आता हूँ पत्नी के साथ, बेटा मेरा है क्लास 6 में, उसके साथ जी, उसको पढ़ाना, उसके साथ कुछ थोड़ी देर खेलना कूदना, तो अपने अंदर उस बच्चे को भी जो है जीवित रखना बहुत ज़रूरी है। कि काफ़ी लोग बोलते हैं ये तो पुलिसिया हो गया है तो हो जाता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम अपने भाषा को सरल रखें, स्वभाव को सरल रखें, क्योंकि यदि हम बाहर की पुलिसिया ताकत को घर में भी इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो यही कारण है कि काफ़ी पुलिसकर्मियों के फैमिली स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। जी, जी, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पुलिसकर्मियों के लिए भी योगा, लाइफस्टाइल अवेयरनेस, इसके कैंप्स लगाते रहें, उनकी छोटी-छोटी समस्याओं को सॉल्व करते रहें, जिससे कि पुलिसकर्मी जो है एक स्वस्थ जीवन जो है व्यतीत कर पाएँ। सर आपने जो भी चीज़ बताई, मैं इस चीज़ पे सबसे पहले सर माफ़ी मांगना चाहता हूँ आपसे इस बात की कि आपका आज ये जो समय था, शायद आप वो जो फैमिली के साथ बिता सकते थे, वो समय हमने ले लिया। तो उसके यदि आप पब्लिक सर्विस में हैं तो जी। पब्लिक के लिए ही आपका जीवन है। बिल्कुल सर, तो निश्चित रूप से मीडिया के साथ अपनी बात यदि हमें जनता तक पहुंचानी है तो उसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है और हमें पुलिस जो अच्छा काम कर रही है वो जनता तक पहुंचे, जनता जो है पुलिस से जुड़ पाए, ये बहुत ज़रूरी है। और 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी का सेंचुरी है, इसमें आप मीडिया के, सोशल मीडिया के ज़रिए ही जन जन तक पहुंच सकते हैं। आप देख सकते हैं करोड़ों लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहते हैं, वहाँ पे डिस्कस किया जाता है, लोग फॉरवर्ड करते हैं। राइट, छवि जो है बनते और बिगड़ते, सबके ये लगता डबल एज सोर्ड है। कभी कभी आपकी छोटी नेगेटिव चीज़ें भी उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो हो सकती है, करेक्ट, लेकिन यदि आपकी प्रसिद्धि है तो आपको छोटे छोटे क्रिटिसिज्म को भी अपने स्ट्राइड में लेना चाहिए और जनहित में लगातार कार्रवाई जो है करना चाहिए। तो फैमिली फर्स्ट, जैसे हम कहते हैं कि आईपीएस ऑफिसर्स है, आर्मी है, फ्रंटलाइन वर्कर्स है, तो हमारा सपोर्ट सिस्टम है। और जो नॉर्मल कॉमन पीपल है बोलते हैं हमारी फैमिली सपोर्ट सिस्टम है। आई एम श्योर आपकी फैमिली आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम है। बट सर घर पे कभी ऐसा होता है कि आप बाहर से आए हैं, है ना, बाहर तो आप ऑर्डर्स दे सकते हैं, लेकिन घर पे भी ऑर्डर मिलते होंगे आपको, ऐसा कुछ? अरे काफ़ी बार होता है। मेरी पत्नी दंतेवाड़ा में 6 साल हम लोग साथ में थे, लगातार कैंप्स लगाते थे। कभी हम घर आए, बाहर का गुस्सा है, घर में आके कुछ बोल दिया तो तुरंत नाराज़, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि हमारी फैमिली जो है वो भी काफ़ी डिप्राइव रहती है हमारे 24/7 वर्क स्टाइल के कारण। करेक्ट, हमें अपने प्रोफेशनल चीज़ों को घर में लेके नहीं आना चाहिए। इससे कभी हमारे घर में टेंशन हो तो प्रोफेशनल में नहीं जाना चाहिए।
हमें 2 वाटर टाइट कंपार्टमेंट बना के रखने की कोशिश करनी चाहिए। एब्सोल्युटली। और फैमिली के साथ समय निकाल के मूवीज़ देखना, घूमना फिरना, जिससे कि जिस आदमी की फैमिली लाइफ स्टेबल नहीं रहेगी वो प्रोफेशनली बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा। किसी भी अच्छे सक्सेसफुल पुरुष हो तो उसके पीछे एक महिला का योगदान होता है, और सक्सेसफुल महिला हो तो पुरुष का रहता है। क्या बात गाड़ी के दो चक्के की तरह है, जी। दोनों चक्के में एक जैसी हवा होना चाहिए और Right. एक जैसा प्रेशर होना चाहिए, तभी गाड़ी जो है अच्छा चलती है। सही चलती है। हमारे देश की आबादी जो युवाओं की है, सर आप अलग अलग नाम से जाने जाते हैं देश में आज इस वक्त, चाहे वो शहर हो, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो देश हो, कि बाहुबली के नाम से जाना जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि हमारे रियल हीरो है, आपको कहा जा रहा है सोशल आइकन कहा जा रहा है, आपको रियल लाइफ आइकन कहा जा रहा है, रियल हीरो कहा जा रहा है। तो सर ये जो इम्पैक्टफुल इमेज आपने बनाई है यूथ के बीच, तो उस यूथ के लिए आप एज एन IPS डॉक्टर अभिषेक पल्लवा क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यूथ से यही अपील करूंगा कि कभी भी कोई ऐसा कार्य ना करें कि आपको पुलिस को आपको पकड़ना पड़े। हाँ, आप क्राइम से बचें, मेहनत करके मेहनत से कोई जॉब करें, उसे अपना एक करियर बनाएं, एक विजन रखें और पूरी शिद्दत से उसमें लग जाएं। कभी भी नेगेटिविज्म को अपने अंदर सेट ना होने दें, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहें, हमेशा नियमों का पालन करें, हमेशा पुलिस के आँख और कान बन के रहें। जब भी आपको लगे कोई चीज़ गलत हो रहा है तो उसकी सूचना पुलिस को दें। और शासकीय एजेंसीज आपके लिए बनी हुई हैं, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी और जनता, तीनों के गठजोड़ से ही हम एक आदर्श देश की ओर बढ़ सकते हैं। और इस यूथ की ताकत का इस्तेमाल करके आने वाले समय में हम एक सुपर पावर बन सकते हैं। यदि हमने आज यूथ को सही डायरेक्शन नहीं दिया तो ये पूरा हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो ख़त्म हो जाएगा। राइट। इसीलिए मेरी हमेशा कोशिश होती है कि सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस बना के डाला जाए जिससे लोग नशे से दूर रहें, लोग ट्रैफिक नियमों को पालन करें, लोग जो है क्राइम को समझें और क्राइम से दूर रहें। क्योंकि एक बार व्यक्ति क्राइम के विशेष साइकिल में फंस जाता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, पहले उसे समझ नहीं आता। तो निश्चित रूप से यूथ मेंटरिंग की ज़रूरत है और सभी यूथ की जो एनर्जी है उसको राष्ट्र निर्माण में वो लगाएं, जिससे कि हम एक बहुत ही फॉर्चुनेट एक जनरेशन होगा। राइट। जो स्वतंत्रता संग्राम के लोगों ने जो सपना देखा था, एक आज़ादी एक सपना था जी। और आज़ादी के बाद लोगों के अंदर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल अवेयरनेस और डेवलपमेंट, जो कि हर व्यक्ति जो है संपन्न हो, हर व्यक्ति जो है वो अपने ऊपर खड़ा रह सके। तो मुझे उम्मीद है कि इस यूथ की शक्ति का इस्तेमाल करके अगले 25 साल में जब हम 100th इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे तो जो आज़ादी के संग्राम में जो लोग हैं जो ऊपर जा चुके हैं, ऊपर से भी खुशी होगी कि हम जिस देश के लिए लड़े थे आज वो देश अक्षुण्ण है और वो देश जो है वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के एक अलग दौर में पहुंच गया है। ये देश हमारी आन बान और शान है, ये सर ने बिल्कुल हमें सही तरीके से बताया है। सर बातें बहुत हो गई, आपका वक्त भी हमने बहुत ले लिया, लेकिन इसके साथ शायद अब हमें जाना है इंडिपेंडेंस डे की तैयारी के लिए, आपको भी और हमें भी और हमारी देश की जनता को भी। सो यस, ये पॉडकास्ट अभी यहीं ख़त्म हो रहा है सर के साथ, I mean IPS डॉक्टर अभिषेक पल्लवा के साथ, लेकिन इसके बाद और भी ब्यूरोक्रेट्स आने वाले हैं हमारे साथ ऑन ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी चैनल। लेडीज एंड जेंटलमैन, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, इस इंडिपेंडेंस डे आज़ादी को ध्यान रखिए, सेफ्टी को ध्यान रखिए, अपने देश की वैल्यूज़ को ध्यान रखिए। और हाँ, जितने डिवोशन के साथ, जितनी देशभक्ति के साथ ये त्यौहार आप अपने परिवार के साथ मनाने चाहते हैं, उतने ही प्यार के साथ आप अपनी देश की जनता के साथ भी मनाइए। तो चलिए, विदा लेने का समय आ गया है। आज का आपका ये होस्ट यश काला अलॉन्ग विथ हमारे एस्टीम गेस्ट IPS डॉक्टर अभिषेक पल्लवा के साथ विदा लेते हैं। जल्दी मिलेंगे आपको। आप आराम से, प्यार से अपने परिवार के साथ ये त्यौहार मनाइए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी। थैंक यू सो मच।